नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम आईएएस पे। तो आज है सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 सेट कवर कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि हम बोले हैं कि आपको जो है ना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद करने की उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस बशर्ते आपको जो है थोड़ा सा इसमें मेहनत करना होगा, आपको थोड़ा सा अपना साथ देना होगा, तभी ये हो पाएगा। कुछ लोग जो हैं जो क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसका आंसर कमेंट में नहीं देते हैं। तो ये बता देना चाहते हैं कि इससे जो है ना आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको इसीलिए किया जा रहा है इसीलिए हम पहले बोले हैं कि क्वेश्चन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम याद करवा देंगे, लेकिन ये तब होगा जब आप करेंगे। और उसी के लिए हम जो है ना प्रीवियस सेट का जो है क्वेश्चन देते हैं, ताकि आप उसका जो पढ़े हैं ताकि आपको याद रहे, भूले नहीं आप उसे। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उस आंसर उसका जवाब नहीं देते हैं। तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है ना इस तरह से जब तक जवाब नहीं दीजिएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। और फाइनली फिर वही होगा कि आपको जो है ये सब सारी प्रश्न ये रटना पड़ेगा। तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और एक और बात कि आप जो है ना आंसर की तैयार करेंगे, क्योंकि संडे को जो टेस्ट होगा उसमें आपको आंसर की नहीं दिया जाएगा। आपको सेट बाय सेट आपको आंसर की तैयार करना है 25 क्वेश्चन का। चलिए आज सेट नंबर 3 देखते हैं। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोत का योगदान लगभग कितना प्रतिशत रहा है। अक्षय सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अक्षय ऊर्जा होता क्या है। तो अक्षय ऊर्जा ऊर्जा वो होती है जो कभी की समाप्त नहीं होती, यानी कि नेचुरल नहीं होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। जो प्राकृतिक रूप से होता है सॉरी मैन मेड नहीं होता है। और इसमें जो आ जाता है, जैसे कि उसमें एक और खासियत रहता है कि उसमें प्रदूषण नहीं रहता है। जिसमें कि अक्षय ऊर्जा की बात करें तो इसमें अक्षय ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा का स्रोत लगभग 21% है। इसके अलावा और भी जैसे कि होता है, जैसे थर्मल ऊर्जा ये आपका सबसे ज्यादा ऊर्जा देती है, जिसमें होती है जैसे कि तापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, ये 64% होता है। इसके अलावा नाभिकीय ऊर्जा भी सुने होंगे। नाभिकीय ऊर्जा जिसमें आपको 2% आता है। और एक और ऊर्जा होती है जो हाइड्रो ऊर्जा होती है। हाइड्रो ऊर्जा जो लगभग 13% आते हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अक्षय ऊर्जा भारत में ऊर्जा का जो क्षेत्र है उसमें अक्षय ऊर्जा का स्रोत कितना है। तो उसमें 21% आता है। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से, तो इसका ये जो टॉपिक जो है ये हम एटलस में भी कवर कर चुके हैं। तो ये आपको आंसर होगा ये प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर ये पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है प्रशांत महासागर। और इसकी गहराई की बात करें तो 11,022 किलोमीटर है। प्रशांत महासागर मैरियाना चैलेंजर गर्त इसको मैरियाना ट्रेंच भी कहते हैं इसको। 11,022 किलोमीटर इसकी गहराई है। और इसके अलावा मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली अब तक की सबसे पहली महिला जो है वो कैथी सुलीवान बनी है। सबसे पहली महिला जो है वो कैथी सुलीवान बनी है, जो कि चैलेंजर गर्त तक मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची है। महिला कौन है? कैथी सुलीवान। कैथी सुलीवान जो कि सबसे पहली महिला है जो जिसने मैरियाना ट्रेंच तक गया। आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए 11,000 किलोमीटर, 11,022 किलोमीटर के गहराई तक ये पहुंच चुकी है। ये भारत के किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। वर्ना तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। वर्ना तथा मूसी निम्न से किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है वर्ना और मूसी। इसके अलावा और भी सहायक नदी है इसमें, जिसकी कोयना और दूधगंगा भी इसकी एक सहायक नदी है। इसके क्षेत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ तक इस क्षेत्र में गंगा थी ये थी। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकल कर ये बंगाल की खाड़ी तक प्रवेश करती है।
महाबलेश्वर से निकलकर ये बंगाल की खाड़ी तक गिरती है। ये वरना तथा मूसी ये किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ये लगभग 14 महाबलेश्वर से निकलकर जो खाड़ी तक जाती है, लगभग 1400 किलोमीटर तक ये जाती है। ग्रैंड सैंडी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ग्रैंड सैंडी मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में। ये आप ऑस्ट्रेलिया के मैप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से मैप देखेंगे तो इसमें आपको ये इस क्षेत्र में आपको जो है पश्चिमी क्षेत्र में आपको मरुस्थल देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इधर से गर्म हवाएं जो आती है इसकी वजह से इधर मरुस्थल क्षेत्र होता है, जिसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है इसी क्षेत्र में है। इसके अलावा और भी यहाँ पे मरुस्थल है, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया हो गया, गिब्सन मरुस्थल हो गया, सिम्पसन मरुस्थल हो गया, ये सब ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। काली मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा विस्तार काली मिट्टी का किस क्षेत्र में है? सबसे ज्यादा जो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तार सबसे ज्यादा ये वैसे देखा जाए तो इसके विस्तार जो है ना, हम विस्तार की बात करें तो ये महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये फैला हुआ है। तो लेकिन प्रश्न की बात कर रहा है कि देखिए, आपको ऑप्शन में देखिएगा तो आपको दो चीज मिलेगा, एक महाराष्ट्र भी है और कर्नाटक भी है। लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि काली मिट्टी का जो विस्तार है वो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा की जब बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र सबसे पहले स्थान पे आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे कि, और यह भी आपको पता होना चाहिए कि ये काली मिट्टी को जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इतने राज्यों से होकर ये जाती है। इसके अलावा काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री जो बनता है वो किस तरह से बनता है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नियुक्त किया जाता है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अब जैसे कि ये लोग, जैसे कि जनता जो है ना, जनता के द्वारा जो वोट दिया जाता है उसमें एक एमएलए का नियुक्त किया जाता है। उसमें एक जब जनता किसी जब जनता चुनाव देकर के किसी को जिताता है तो वो सांसद को जिताता है, वो सांसद का चुनाव देते हैं, और सांसद का जो लीडर होता है वो पीएम बनता है। जैसे सांसद किसी पार्टी के जो, जैसे कि सांसद इससे पहले प्रधानमंत्री जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद इन्होंने सांसद लड़ा, सांसद से इन्होंने चुनाव में खड़ा हुआ और ये जीत गए। इसके बाद ये जो अपनी पार्टी थी बीजेपी, उसकी ये लीडर थे, इसकी वजह से इनको मुख्यमंत्री चुना गया। तो जनता जो है वो किसको वोट देती है? वो सांसद का चुनाव करती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसमें बताया गया है कि सबसे ज्यादा शक्तियां जो है वो किसके पास, सबसे ज्यादा जो शक्तियां है वो किसके पास दिया गया था? तो उस वक्त न भारत शासन अधिनियम 1935 के जब था उस वक्त सबसे ज्यादा जो शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां जो थी वो गवर्नर जनरल के पास थी, गवर्नर जनरल के पास थी, यानी कि राज्यपाल के पास थी। लेकिन आजादी के बाद यह केंद्र के पास स्थापित हो गई, यानी कि 1947 के बाद जो अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास चली आई? केंद्र के पास। और जैसे कि इसमें पता होगा कि गवर्नर जनरल जो है वो स्टेट में कार्य करता है, राज्य के लिए होते हैं, स्टेट के लिए, और केंद्र जो होता है वो कंट्री के लिए होता है। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्ता की संज्ञा दी है? तो गुलामी की दास्ता की संज्ञा किसने दी है?
तो इसे इसे अब दो प्रश्न इससे निकल सकता है, जैसे कि कहा जा सकता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्तां किसने कही है, तो वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां कही है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया है। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय जो थे, वो भारत शासन अधिनियम को कहा गया है कि ये अंदर से खोखला है, यानी कि जिस तरह से भारत शासन अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गुलामी की दास्तां कहा गया है, उसी तरह से मदन मोहन मालवीय ने इस भारत शासन अधिनियम को अंदर से खोखला कहा है। इसके अलावा भारत से अभी वर्तमान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है हमारा है, वो संविधान में ज्यादातर अनुच्छेद जो है वो भारत शासन अधिनियम से दिया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान संशोधन का प्रतीक चिन्ह क्या था? संविधान संशोधन का गठन कब किया गया था? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, तो ये 9 दिसंबर 1946 को गठन किया गया। संविधान सभा गठन 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। उसी का एक प्रतीक के रूप में, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है ना, एक हाथी को अपनाया गया था। प्रतीक चिन्ह के रूप में एक हाथी को अपनाया गया था। संविधान के किस भाग का संबंध केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? संविधान के किस भाग का संबंध जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से है? तो ये किस भाग में है? ये तो भाग 8, भाग 8 में ये यूटी के प्रशासन, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में जो प्रशासन का वर्णन इसमें किया गया है भाग 8 में। वहीं इसके अलावा डीपीएसपी भाग 4 में डीपीएसपी आता है, इसमें नहीं दिया गया है। भाग 4 जो होता है वो डीपीएसपी होता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 5 जो है वो संघ के लिए कार्य करता है। भाग 5 की बात करें तो इसमें संघ आता है। भाग 6 हो गया वो राज्यों के लिए होता है। भाग 6 जो होता है वो राज्यों के लिए होता है। और भाग 7 जो है इसको निरस्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। इसमें इस भाग 7 में क्या चीज था? संपत्ति के अधिकार को निरस्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा करके इसको कानून अधिकार दे दिया गया है। ये 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको निरस्त किया गया है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको समाप्त किया गया है। भाग 5 है संघ के लिए, भाग 6 है राज्यों के लिए, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 है, भाग 8 किस लिए है? केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए। वहीं भाग 4 की बात करें तो डीपीएसपी के लिए है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें हम देखें तो इसमें इसका जो अनुच्छेद होता है वो 36 से 51 की ओर आता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वन्य जीव का संरक्षण, वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव का जो संरक्षण है वो किस वन्य या वन्य जीव का संरक्षण, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। और इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसका चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए एवं सी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए एवं सी। यानी कि इसमें मौलिक कर्तव्य में भी और डीपीएसपी में बताया, कहा गया है कि हर इंसान का वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करना चाहिए। इसका वर्णन, इसका अनुच्छेद की बात करें तो ये 51 के एक आर्टिकल 51 के क में आता है। 51 के क में ये इस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। वन्य जीव अधिनियम 1972
1972 में ये जीवों के संरक्षण के लिए पारित किया गया। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? दार्शनिक राजा किस राष्ट्रपति को कहा जाता है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन को कहा जाता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान माने जाते थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति रह चुके थे। भारत के राष्ट्रपति जो थे वो दूसरे राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति दूसरा सेकंड, और उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति ये पहले थे। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना होगा। इसके अलावा इन और क्या रख सकते हैं याद कि डॉक्टर राधाकृष्णन को धर्मशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान माना जाता था, इसलिए इन्हें दार्शनिक राजा के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थान का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद 40 किस भाग में आएगा? तो ये भाग 4 में आएगा। अभी हम बात किए भाग 4 की। भाग 4 यानी कहने का मतलब डीपीएसपी। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा ये 73वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा ये मान्यता इसको मिला गया है। 73वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त किया गया। इसके अलावा और इसमें जान सकते हैं कि डीपीएसपी, ये हम थोड़ा इसको लिख देते हैं, 73वें संशोधन 1972 73वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा और इसमें हम जान सकते हैं कि डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। इसके अलावा इसमें और हम जान सकते हैं कि आयरलैंड कहाँ से लाया था? तो ये स्पेन से लाया था। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाया जाना अनिवार्य है? तो अक्सर ये होता है कि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका पुनः जो उसका चुनाव होता है वो आफ्टर 6 मंथ के बाद है, यानी कि 6 मंथ के बाद, 6 माह के अंदर जिन्हें उसका चुनाव करवाया जाता है। ये अनुच्छेद 243 की ई के तहत किया गया है। अनुच्छेद 243 ई में कहा गया है। अनुच्छेद 243 ई में इसका वर्णन है। वहीं इसका कार्यकाल जो है ना 5 वर्षों का होता है। तो देखिए अभी हम लोग जो है डिस्कस जो जितने कर रहे हैं इसमें बहुत सारा जो आर्टिकल अनुच्छेद निकल कर आ रहा है, तो आपको जो है ये सब चीज याद रखना होगा, क्योंकि टीटी में जो है ना अक्सर कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा भाग पूछा जाता है। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जाते हैं, तो आपको जो है ना ये ध्यान रखना है। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? लोकपाल की सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकपाल जो का पद है ये कहाँ से आया था? तो लोकपाल का जो पद लिया गया था वो स्वीडन से लिया गया था। लोकपाल का पद स्वीडन से लिया गया था। प्रश्न कह रहा है कि किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो ये प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ये सुझाव प्रस्तुत किया गया था कि भारत में एक लोकपाल का पद होना चाहिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि भारत में एक लोकपाल का पद होना चाहिए। इसका गठन की बात करें, गठन तो 5 जनवरी 1966 5 जनवरी 1966 को, इस वक्त किसका कार्यकाल चल रहा था? तब मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई की इसकी अध्यक्षता में किया गया था। लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया गया था किसमें? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। इसके अलावा इसका जो लोकपाल का पद है वो कहाँ से लिया गया था? स्वीडन से लिया गया था। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? 5 जनवरी 1966। देखिए हम जो है ना कई बार इस चीजों को रिपीट करते हैं ताकि आपको इस चीज में ध्यान रहे।
आपको जो है उतना रटने की जरूरत नहीं, आप बस समझने की कोशिश करें। पन्नालाल घोष का संबंध किस पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य से है? तो ये बांसुरी से संबंधित रखते हैं। बांसुरी ये बजाया करते थे। इसके अलावा और भी हम जाने तो बांसुरी बजाने में कौन कौन प्रमुख थे, जैसे कि एक तो हो गए पन्नालाल, इसके अलावा हरि प्रसाद हो गए, हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया। इसके अलावा एन लीला। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद नहीं प्रसन्न, राजेंद्र प्रसन्न। ये सब जो प्रमुख प्रमुख व्यक्ति जो माने जाते हैं वो बांसुरी से संबंधित थे, जब से बांसुरी से संबंधित माने रखे थे। वैसे देखिए, बांसुरी बजाने वाले तो और भी होंगे लोग, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ यही 4 लोग बजाते होंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक प्रमुख व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि ऐसे कितने कौन, ये सब जो है प्रमुख व्यक्ति थे जो कि बांसुरी से संबंधित रखते थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मई को प्रवासी पक्षी भी मनाया जाता है। प्रवासी पक्षी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, 8 मई को। इसकी स्थापना जो हुई थी वो हेनरी डुरेंट दास के द्वारा स्थापना किया गया था। इसकी जो स्थापना हुई थी हेनरी डुरेंट के द्वारा स्थापना किया गया था। इसका जो मुख्यालय है रेड क्रॉस दिवस का, इसका जनेवा में है, हेडक्वार्टर जनेवा। स्थापना कौन किए थे? हेनरी डुरेंट। 8 मई को रेड क्रॉस डे स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। 8 मई को और क्या मनाया जाता है, ये आप जन कमेंट में बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? दुनिया के पुलिसमैन किस अंग को कहा जाता है? तो ये अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को ये कहा जाता है। यूएनओ के सुरक्षा परिषद को यूएनओ के सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए माना जाता है। ये सुरक्षा परिषद एक यूएनओ का भाग है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जैसा कि हम लोग इतिहास में पढ़े हैं कि समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ये हम लोग पढ़े हैं इतिहास में। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि मेगास्थनीज जो थे, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, मेगास्थनीज जिसने भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो भारतीय समाज को इनके द्वारा मेगास्थनीज कौन थे? मेगास्थनीज के द्वारा भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। 7 वर्गों में विभाजित किया गया था। आपको ये 7 वर्ग याद नहीं रखना है, बस एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि एक हो गया दार्शनिक, अहिर, सैनिक, सभासद, किसान, कारीगर और एक निरीक्षक थे। निरीक्षक। तो ये 7 जो वर्गों में विभाजित किया गया है भारतीय समाज को, ये मेगास्थनीज के द्वारा विभाजित किया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? स्वामी विवेकानंद जिसने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? 1997 में इनके द्वारा स्थापना किया गया था। बेलूर मठ की स्थापना 1897 में इसकी स्थापना किया गया था। इसके अलावा 1896 में जो था वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1896 में। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। कब किया था? तो 1896 में किया था। बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद। कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। इसके अलावा और हम स्थापना की बात करें तो एक आत्मीय सभा होता है। आत्मीय सभा जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, राजा राम मोहन राय। फिर उसके अलावा वेद समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन। शारदा सदन की स्थापना की थी रामाबाई। और विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए जो जो कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं। विश्व भारती विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और इसमें कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसे याद रख सकते हैं। शारदा सदन जिसकी रमाबाई के द्वारा हुआ था। वेद समाज की स्थापना हुआ था केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो इतना आप ध्यान रखेंगे। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा इसको पारित किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा ये पारित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से विवाह के ऊपर जो है एज के ऊपर, विवाह में एक एज को कंसीडर किया गया था, एक एज फिक्स कर दिया गया था कि इतने में, यानी कि 14 वर्ष इस नेटिव मैरिज एक्ट के तहत इसमें विवाह की उम्र जो थी वो 14 वर्ष किया गया था। इसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? ये नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो 1872 में आया था। 1872 में आया था ये। 14 वर्ष शादी की उम्र थी, इसमें 14 वर्ष बताया गया था। शादी इसमें 14 वर्ष की उम्र में बताया गया था। इसके अलावा शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के समय आई थी। और इसके अलावा सती प्रथा जो प्रतिबंध किया गया था वो वेटिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेटिंग के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कुछ देखिए, गवर्नर जनरल कुछ ऐसे हुए थे जो कि कुछ भारत में जो है ना अच्छे कार्य भी किए थे, जो प्रतिबंध के ऊपर भी कार्य किए थे, जैसे कि सती प्रथा के प्रतिबंध हो गया, वो विलियम बेटिंग ने किया था। शिशु वध जो हो रहा था उसके ऊपर प्रतिबंध करने के लिए लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। शारदा एक्ट जो लाया गया था उसको प्रतिबंध बंद करने के लिए लॉर्ड इरविन के द्वारा ये लाया गया था। तो सती प्रथा जो चल रहा था वो विलियम बेटिंग के आने से पहले चल रहा था, लेकिन जब विलियम बेटिंग का कार्यकाल आया तो इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। इसी तरह शिशु वध भी हो रहा था बहुत ज्यादा, जो ये लॉर्ड वेलेजली के से पहले हो रहा था। जब लॉर्ड वेलेजली की गवर्नर बन के आए तो ये इन्होंने शिशु वध के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। नेटिव मैरिज एक्ट कब पारित किया गया था? 1872 में। ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य रूप से शादी के ऊपर चर्चा किया गया था, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेटिव मैरिज एक्ट। तो इसमें शादी की जो उम्र थी वो 14 वर्ष बताया गया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? नौ नौ मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो यह नेहरू जी के द्वारा ये कथन किया गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा और इसमें कहा गया है कि मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं एक समाजवादी भी हूँ। ये दोनों कथन जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। इनके द्वारा, इसके अलावा इन्होंने 3 बार कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे। 3 टाइम्स कांग्रेस अधिवेशन।
कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, अधिवेशन की अध्यक्षता 3 टाइम कांग्रेस की अधिवेशन किया गया था, जिसमें से 1929, 1936 और 1937, ये तीन बार ये कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, मैं एक समाजवादी हूँ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1929 में, 1936 में और 1937 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले शासकों का क्रम क्या है? तो विजयनगर पर जो है कुल मिलाकर लगभग चार शासक आए थे, जिनमें जो मुख्य रूप से थे संगम, सुलुक, तुलुक, अराविडू। संगम, सुलुक, तुलुक, अराविडू। ये देखिए ये कहाँ ऑप्शन में? संगम, सुलुक, तुलुक, अराविडू, ये ऑप्शन बी में है। संगम, सुलुक, तुलुक, अरावड़ी, ये जो है ना एक शासक है। संगम काल फिर आया, विजयनगर साम्राज्य में आया था। संगम काल, सुलुक काल, तुलुक काल, अराविडू काल, ये सब साम्राज्य क्या है, इसका स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में हुआ था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था 1936 में। ये हरिहर एवं बुक्का 2 भाइयों के द्वारा किया गया था। हरिहर एवं बुक्का, हरिहर एवं बुक्का 2 भाई थे। 2 भाइयों के द्वारा इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था। इस साम्राज्य के सबसे जो प्रसिद्ध थे वो कृष्ण देव राय थे, जो तुलुक वंश से संबंधित थे। विजयनगर साम्राज्य में जो तुलुक वंश था, इसके जो प्रसिद्ध सेनापति थे, इसके प्रसिद्ध जो शासक थे वो कृष्ण देव राय थे। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था? हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो ये औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। औरंगजेब के द्वारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। ये 1699 से 1699 या ये 1669, ये इसमें थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन है हमें, आप जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसका जो काल डेट कब था, 1699 या था या 1669 में था, 69 में था, ये थोड़ा सा डेट में हमें कंफ्यूजन है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका मिलान सही है? आपको सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में है फकीर विद्रोह, तो ये बंगाल से संबंधित था, सही है। फकीर विद्रोह बंगाल से था। अहोम विद्रोह ये झारखंड से संबंधित था। तेभाग विद्रोह ये बंगाल से संबंधित था। लेकिन चुआर जो विद्रोह था ये झारखंड से नहीं था। चुआर जो विद्रोह था ये झारखंड से नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही है। ये कहाँ से था? ये भी बंगाल के ही था। ये चुआर विद्रोह जो था वो भी बंगाल से ही संबंधित हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इस तरह से आपका सही है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपको इसमें जो है ना इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन था, जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने दिए थे उसका जो आंसर हम आपको बता देते हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था डी। पहला आंसर क्वेश्चन का आंसर था डी। दूसरा क्या था? सी। तीसरा क्या था? सी। और 4 के क्वेश्चन था ए। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन था, सेट 2 आंसर। इस तरह से आपको जो है ना इसमें क्वेश्चन ऑफ द डे आज का जो है क्वेश्चन बताना है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है? ऑप्शन ए है अमीबा क्लोन, ऑप्शन बी है क्लैमाइडोमोनास, ऑप्शन सी है जीवाणु, ऑप्शन डी है कवक। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग नहीं है? तो ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी में है चेचक,
ऑप्शन सी में है हेपेटाइटिस और ऑप्शन डी में है टाइफाइड। उसी तरह से तीसरा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 168। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच और विश्व बैंक। इस तरह से 4 प्रश्न है, आपको जो है इसका उत्तर देना है कमेंट में। 1, 2, 3, 4 प्रश्न। आज के हम करंट की बात करें तो आज का एक करंट जो है ना, जो काफी बेहतरीन करंट है, इसमें आप थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ये हम बात करेंगे यहाँ पे यूएनओ के। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में, और इसके जो 6 अंग हैं, इसके जो 6 अंग है उसमें से सबसे जो महत्वपूर्ण वो है, सबसे जो शक्तिशाली जो अंग है वो है यूएनएससी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें कुल मिलाकर आपका जो है 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 होते हैं परमानेंट और 10 होता है अस्थायी रूप से। अस्थायी 5 जो होता है वो अस्थायी होता है। 5 जो सदस्य होता है वो अस्थायी होता है, जिसे हम वीटो पावर कहते हैं। 5 देश को जो वीटो पावर मिला है। अब 5 देश में ही कौन कौन से आता है? तो आपका एक अमेरिका हो गया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। ये 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है। ये 5 देश है जो कि यूएनएससी के अस्थायी सदस्य हैं, परमानेंट सदस्य हैं। अब 10 अस्थायी सदस्य की बात करें तो इसमें से आपका जो है 10 याद नहीं रखना है, सिर्फ आप इसमें इतना ध्यान रखें कि इसमें जो है भारत भी सदस्यता इसको मिला हुआ है। इसमें एक सदस्य का 2, भारत भी इसमें सदस्य बना हुआ है, और इनका जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा। 2 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल होगा। तो अभी जो करंट में न्यूज आया है, इसमें बताया गया है कि भारत के द्वारा जो है ना यूएनओ के अध्यक्षता करने वाले हैं 1 महीने तक अध्यक्षता करेंगे भारत। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे अध्यक्षता किया जाएगा, यानी कि ये मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। ये कुल मिलाकर अब तक के 7 बार है, ये 7वीं बार हो गए। ये इस बार का 7 टाइम है, 7 टाइम अध्यक्षता, 7 टाइम अध्यक्षता अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तो इसमें हम बात करें तो इससे पहले हम लोग 1950 से 51 में किए थे, 1967 से 1968 में किए थे, फिर 1972 से 73, फिर 1977 से 78, 1978 से 1978 से सॉरी 84 से 85। इसके अलावा 1991 से 92 और अब 2021 से 22। इसमें हम भारत जो है ना कुल मिलाकर 7वें टाइम्स ये अध्यक्षता करने वाले हैं यूएनओ के। तो ये एक बहुत बड़ी बात, अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनको जो है ना कंडक्ट किया जाएगा। कि जो भी बैठक होती है उसको उनकी अध्यक्षता किया जाएगा, उसकी अध्यक्षता किया जाएगा। जिस तरह से लोकसभा में स्पीकर अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, उसी तरह से भारत के द्वारा ये अध्यक्षता किया जाएगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सी बातें। आई होप आपको याद होगा, कुछ समझ में आया होगा। जो भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न में आपको कमेंट में आपको आंसर देना है। देखिए आंसर दीजिएगा तो ही आपको जो है पीछे वाला बैकअप याद रहेगा, नहीं तो आप आगे से पढ़ते जाइएगा और पीछे से भूल जाइएगा। तो इससे फिर वही होगा कि अंततः आपको जो है रटना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। देखिए यूट्यूब पर जो है ना बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको स्टैटिक जीके से, जहाँ पे आपको डिस्कशन किया जाएगा, और नहीं कहीं बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि एनालिसिस करते हैं।
पूरा होल एनालिसिस किया जाता है। हम यहाँ पे एनालिसिस भी कर रहे हैं, आपको याद करवाने के लिए भी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बशर्ते आपको जो है थोड़ा मेहनत करना होगा, जैसा कहा जा रहा है वैसा कीजिए तो जरूर आपको याद रहेगा, नहीं तो फिर और जो टेस्ट होगा उसमें ताकि आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही बड़ों का आदर करिए, छोटों को प्यार करिए और अपना व्यक्तित्व इस तरह से बनाएं ताकि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।